जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं और उसमें आधुनिक काल के तहत आज जो विषय है वो प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आज उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप जुड़कर जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वहाँ के कमेंट बॉक्स में जाके आप कोई भी क्वेरी होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और लगातार नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन अपना ऑन रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रगतिवाद से रिलेटेड प्रश्न जो आता है कि हिंदी साहित्य में जो है ना मार्क्सवादी चेतना है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं। तो ये जो है मार्क्सवादी बेसिकली जो धारा चलता है सर्वहारा, एक तरफ पूंजीपति होता है, एक तरफ जो है शोषणकर्ता होता है और दूसरी तरफ शोषित वंचित तबका होता है। तो लगातार जो संघर्ष इनके बीच चलता है मार्क्सवाद की थियरी यही कहती है। अब हिंदी साहित्य में जो मार्क्सवादी चेतना इसकी अभिव्यक्ति जो आपको देखने को मिलता है वो प्रगतिवाद में, नाम से ही लग रहा है कि जो धारा है वो प्रगति मीन्स क्या होता है कि अपनी विचारधारा जो जड़ है उससे क्या है कि आप बहुत रिजिड हो ना, तो रिजिड हो तो थोड़ा फ्लैक्सिबल हो, मूव करो, आगे बढ़ो। तो प्रगति मीन्स वही करना, चलना होता है। तो ये जो संस्कृत में जो है हिंदी साहित्य में जो क्षेत्र में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये जो दर्शन आता है सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष जो है प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा मानो कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है काव्य में वही प्रगतिवाद है। अगर राजनीति में आप पढ़ते हो तो वही फिलॉसफी जो होती है मार्क्सवाद की है, पर जब आप यही चीज़ पढ़ते हो हिंदी साहित्य में तो उसको मार्क्सवाद को ही प्रगतिवाद नाम दिया जाता है। प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद का ही साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम कौन है जो शुद्ध प्रगतिवादी कवि है। तो कभी भी आपको कोई डेफिनेशन देना हो गया कि ये मार्क्सवाद की या जो ये प्रगतिवादी इसकी परिभाषा दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता होती है। मान लो जिस प्रकार राजनीति में जो मार्क्सवाद है काव्य में वही प्रगतिवाद है। शुद्ध प्रगतिवादी जो कवि हैं उनमें बाबा नागार्जुन आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, शिवमंगल सिंह सुमन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का है। तो प्रगतिवादी कविता जो होती है उस पर जैसे मार्क्स का प्रभाव आपको नजर आता है वैसे ही प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण भी कहते हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि आप प्रगतिवाद पढ़ेंगे फिर प्रयोगवाद भी पढ़ेंगे। तो जो प्रगतिवादी कविता है उस पर जैसे आपको मार्क्स का प्रभाव दिखता है वैसे ही जब प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं तो जो ये प्रयोगवादी कविता है उस पर आपको फ्रायड का प्रभाव दिखता है। तो वहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे फ्रायड है। और जो यहाँ पे देखिए कि प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण भी कहा गया है कि प्रगतिवाद जो है ये साम्यवाद का भी साहित्यिक संस्करण है। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, वर्ग चेतना प्रधान, यथास्थितिवाद व्यक्ति की यथार्थ दर्शनार्थ। तो प्रगतिवाद जो है वो वर्ग चेतना प्रधान, अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पे कि वर्ग चेतना की प्रधानता दिखती है, जागरूक लोग दिखते हैं। तो प्रगतिवाद काव्य सृष्टि किस चीज़ की है, यह है वर्ग चेतना प्रधान की। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। तो एक कॉन्सेप्ट ये आता है द्वंदात्मक भौतिकवाद, द्वंदात्मक वाद प्रतिवाद संवाद। तो ये जो द्वंदात्मक भौतिकवाद विकासवाद आता है ये सिद्धांत किस में आता है, ये अप्रोच प्रगतिवाद जो सिद्धांत है उसका आधार है। ये जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद का उदय जो है छायावाद के समाप्ति काल यानी छायावाद समाप्त होता है। छायावाद के समाप्ति काल में 1936 यानी हमने 1918 से समय देखा था, 1936 झरना के प्रकाशन से देखा था। तो 36 तक का जो समय था वो छायावाद का था और प्रगतिवाद का उदय जो है छायावाद की समाप्ति यानी सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ होता है। ये मार्क्सवादी दर्शन द्वंदात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपनाता है। राजनीतिक दासता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों का प्रश्रय दे रही थी, दूसरी ओर जनसामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा, अपमान। साहित्य भी इसे अछूता नहीं था जिससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन शुरू हुआ वर्ष 1935 में E.M. फास्टर के सभापतित्व में पेरिस लंदन में। तो ये शुरू कैसे हुआ, ये शुरू होने का खेला जो है इसमें जिसमें प्रगतिवाद साहित्य का आंदोलन वर्ष 1935 में
वर्ष 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्क राजा आनंद और सज्जाद जाहिर थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्क राजा आनंद के प्रयास से ही भारतवर्ष में इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवीय काव्यधारा की प्रक्रिया में ही निहित थे। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस लंदन में बनता है क्या, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है। और फिर यहीं पर जो है कुछ भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वाले भी लोग होते हैं। तो यहाँ पे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, जिनमें मुल्क राजा आनंद और सज्जाद जाहिर ये शामिल होते हैं। और 1936 में सज्जाद जाहिर और मुल्क राजा आनंद के प्रयास से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुलती है। प्रगतिवाद का आधार क्या है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, तो प्रगतिशील लेखक संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी अध्यक्षता पहले जो संघ की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, लखनऊ में जो आयोजित हुआ था, तो लखनऊ में अगर बात करें तो इसके प्रेमचंद थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी, प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना की गई थी 1936 में। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे, तो 1936 में जब ये आयोजित हुआ था तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष हैं प्रेमचंद जी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयास से हुई थी, तो प्रगतिशील लेखक संघ जो लंदन में निर्मित हुआ था वो किसके प्रयास से हुआ था वहाँ पे, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था मुल्क राजा आनंद व सज्जाद जाहिर। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, तो प्रगतिवाद जो जन्म हुआ प्रगतिवाद का, उसके जन्म में किसका योगदान है, तो उसमें देखिए छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ, मार्क्सवादी प्रभाव, ये सभी की है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार जो आता है इसमें अमान्य है, ये रूपवाद है। यानी प्रगतिवाद में अगर देखें यथार्थवाद है, पदार्थवाद, समाजवाद, लेकिन रूपवाद जो है, एक रूपवाद भी हिंदी साहित्य में आप देखते हैं फिलॉसफी रूपवाद का, बिंबिज्म। तो यहाँ पे प्रगतिवाद के तहत कौन सा विचार अमान्य है, तो यथार्थवाद है, पदार्थवाद भी है, समाजवाद भी है, लेकिन रूपवाद नहीं है। जो प्रगतिवादी धारा है इसके तहत यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद, प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रवली सिंह का मानना है कि विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफ़ी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति अतः स्पष्ट कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा, जनसामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, धर्म ईश्वर एवं व्यक्तिगत में आस्था। यहाँ पे देखिए धर्म ईश्वर ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही प्रोग्रेसिव नेचर के हैं। तो यहाँ पे जो है प्रगतिवाद जो था, प्रगतिवाद की जब फीचर्स पे उनकी विशेषताओं पे प्रकाश डाले तो वहाँ पे प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध करते थे, मानवतावादी प्रवृत्ति थी, शोषक जो शोषक था, जिसका शोषण हुआ है उसके प्रति दया भाव था, और जो शोषित करते थे उनके प्रति घृणा। विद्रोह एवं क्रांति की भावना थी, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। वैद्यनाथ मिश्र जो है किसका वास्तविक नाम था, तो इसमें एक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, ये किसका वास्तविक नाम था, तो ये नागार्जुन जी का था, वैद्यनाथ मिश्र। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, तो वास्तविक नाम था बाबा का वैद्यनाथ मिश्र। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि, इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के तिरौनी नामक गाँव में आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया। नागार्जुन जी ने 1935 में दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तो नागार्जुन जी ने 1935 में दीपक जो कि मासिक तथा 42-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक,
हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से 2 रचनाएं भी की। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की। पत्रहीन नगन गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन सी हैं बाबा नागार्जुन की? तो युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर। इनकी अन्य कृतियों में शामिल क्या है? तो अन्य कृतियों में इनकी शामिल कौन सी रचनाएं हैं? बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभीपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा वरुण के बेटे। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, द्विवेदी की। तो नागार्जुन जी हैं प्रगतिवादी हैं। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो किस काव्यधारा के कवि हैं नागार्जुन? प्रगतिवाद। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? देखिए, कबीर के बाद अगर हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सबसे ज़्यादा अगर कोई खुली चुनौती देता है तो बाबा नागार्जुन। उन्होंने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन जी ने भ्रष्टाचार और सर्वाधिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरों को सामने लाया। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचार का विरोध करते हैं तथा मजदूर, किसान एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वो क्या है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, ये सही नहीं है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थ यानी सच्चे धरातल पर लाने की प्रेरणा दी। इसका मूल प्रेरणा मार्क्सवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर होने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा। वह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। तो इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ हैं। रामविलास शर्मा जो है वो हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ हैं। शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद और उनका युग 1953, निराला 1946, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र 54, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृति 54, भाषा और समाज 61, निराला की साहित्य साधना 1969। प्रगतिवादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पे देखिए जो प्रगतिवादी कवि हैं उनमें कौन आते हैं? प्रगतिवादी कवि जो है केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा, तो केदारनाथ अग्रवाल का युग की गंगा जो है वो पहला काव्य संग्रह है। आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार बनाया और जन साधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपने साथ लेकर मुखरित हुए। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह की बात करें तो और भी है, जैसे फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, ए मेरी तुम,
बोले बोल अबोल, जमुन तुम जलफे, कहें केदार खरी खरी, पार मार प्यार की थापे। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, तो इनमें से बताना है कौन सी रचना जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। युग की गंगा तथा नींद के बादल, यहाँ पे दिया है युग की गंगा तथा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति है, जबकि युग धारा नागार्जुन की। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा है, किंतु विकल्प में आग का झरना है, अतः विकल्प में 2 रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। अभी सुनबे गुलाब भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है, तो ये है प्रगतिवादी कविता से संबंधित। अभी सुनबे गुलाब भूल मत कर गई खुशबू रंगो आप, ये प्रगतिवादी कविता से। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं आड़िमा, नए पत्ते, बेला तथा अर्चना है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, तो इनमें से प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है इनमें से, तो अज्ञेय जी जो है वो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है, तो अंधेरे में जो है कविता, अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध। इनके अन्य काव्य संग्रह कौन से हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, दूलन तदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में, आदि, राम की शक्ति पूजा, निराला की लंबी कविता तथा अषाढ़ वीणा। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक थे। उन्होंने अंधेरे कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इसके रचयिता कौन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता है मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि कौन है, भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसने लिखी है, तो अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। कामायनी जो है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से, तो कामायनी एक पुनर्विचार ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है, और मुक्तिबोध जी ने ही कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित परिवर्तित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961, तो ये लिखा तो गया था कामायनी एक अध्ययन, लेकिन जब संशोधित परिवर्तित संस्करण पुनर्विचार नाम से आया 61 में। और मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास एवं संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित भी हुए। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, मेरे सहचर मित्र इस चौड़े ऊंचे टीले पर अंधेरे में मुझे पुकारते हुए। तो देखिए मुक्तिबोध जो है, इनके ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा। मुक्तिबोध की जो ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविता में फैंटेसी अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवी के व्यक्ति, इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा छटपटाहट है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है, तो भूल गलती, ब्रह्म राक्षस एक स्वप्न कथा, इसमें जन्मदिन की धूप। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना जात का मुंह टेढ़ा में भूल गलती एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस पता नहीं टूटता जात कब देगा मुझे याद आते आदि कविताएं हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन 1964 में, जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था, तो यहाँ पे देखिए मुक्तिबोध के पुस्तकों का नाम चाँद का मुंह टेढ़ा, भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्य की डायरी, विपात्र। तो इसमें से कौन सी ऐसी रचना है उनके द्वारा जो प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति।
इसको प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा भी चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर उसे पुनः प्रकाशित किया जाए। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा था कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं, इस अर्थ में कि समानतः इतिहास में राजा, युद्ध और राजनैतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा तो इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को आलोकित किया है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? तो जो त्रिलोचन शास्त्री जी हैं इनकी कविता हिंदी के अतिरिक्त किस और अन्य उपभाषा में है? अवधी में, ब्रज में, मैथिली में, भोजपुरी में। तो त्रिलोचन शास्त्री की जो हिंदी में तो है ही, हिंदी के अलावा उनकी रचनाएं अवधी में भी हैं। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली पूर्वी हिंदी में है। त्रिलोचन का साहित्य सफर पत्रकारिता से शुरू हुआ और आगे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए। यहीं से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी है, जिसमें 2700 बरवे एक साथ दिए गए हैं। तो एक इन्होंने अमोला लिखा है वो भी अवधी में, जिसमें 2700 बरवे हैं। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? उर्वशी, हुंकार, त्रिधारा, कुरुक्षेत्र। तो त्रिधारा इनकी नहीं है। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं, बल्कि त्रिधारा किसकी है? सुमित्रा कुमारी चौहान जी की है। सुभद्रा कुमारी चौहान का है त्रिधारा। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 34, सीधे सीधे चित्र 47, मुकुल और मिला तेज से तेज। तो त्रिधारा तो है ही। त्रिधारा के अलावा इनका बिखरे मोती 32, उन्मादनी 34, सीधे सीधे चित्र 47, मुकुल और मिला तेज से तेज। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुई। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रप्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 40, रसवंती 40, द्वंद्वगीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, रश्मिरथी 52, उर्वशी 61, परशुराम की प्रतीक्षा 63, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। रेणुका जो है वो दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जिसमें गीत नाट्य भी है। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इस नाट्य की स्थूल संज्ञा इसे दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव भी है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये रचना किसकी है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है रचना दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो आधुनिक युग की गीता जो कुरुक्षेत्र है उनके द्वारा लिखा गया है और बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है कि आज की गीता के समान इनका जो है लेखन कार्य रहा है। इसमें रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो उनकी काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। दो राह समय के साथ रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये जो है दिनकर के द्वारा है। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम जो प्रकाशित काव्य संग्रह है वो कौन सा है? कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम उनका 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्यम, प्राणावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना कौन सी थी? तो बालकृष्ण शर्मा की प्रथम रचना जो है आहवन करके 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आहवन का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें शिला रश्मिरेखा 1951, अपलक 1952 और जो है क्वासी काव्य संग्रह। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में काम किए। हिंदी के राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी इन्होंने 21 से 23 के बीच में ही किया।
तो यहाँ से देखिए जो है नवगीत योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित भी किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 है। तो यहाँ पे हमारा प्रगतिवाद संबंधी क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम प्रयोगवाद से संबंधित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।